हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, एकदम मजे में आप लोग जो है वो अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और हर रोज अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे, हर रोज कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। और दोस्त, मैं बस यही कहूंगा कि हर रोज सीखते चलो। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब हमारा कुछ भी वीक नहीं रहा है। शुरुआत में मुश्किलें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज नई लगेंगी, बहुत सारी चीज ऐसी लगेंगी जिन्हें पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को चीजें समझ में ना आए। हर एक चीज समझ में आएगी अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे तो। ठीक है, मन में पॉजिटिविटी रखिए, मन में पॉजिटिव रहिए, खुद को पॉजिटिव रखिए और मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते चलिए। सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। खुशबू यादव हैं, रुचि मिश्रा हैं, प्रियंका हैं, मनोज हैं, सोनू हैं, अमित हैं, अनन्या हैं, ऋचा हैं, निधि हैं, आशीष हैं, अनिल हैं, अंकित हैं, अभिषेक हैं, अमित हैं, दीपक सिंह हैं, अश्वनी हैं, फरमान अली हैं, महजबीन हैं, विजय हैं, अनुष्का हैं, वंदना हैं, कीर्ति हैं, रवि प्रकाश हैं, पारुल गुप्ता हैं, विनय यादव हैं, नवल किशोर हैं, लीना है, करण सिंह हैं, कुलदीप हैं, दिव्या हैं, साक्षी हैं। सभी का स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। कल हम लोगों ने जीपी स्टार्ट किया था। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर मैं बात करूं कि जीपी की पहचान कैसे होगी, तो आप लोग कहेंगे जी कॉमन रेशो हम लोग देख लेंगे, सर्वानुपात हम लोग देख लेंगे। अगर सर्वानुपात जो है वो बराबर आता है, दो पदों का रेशो जो है वो समान आता है, तो ऐसी श्रेणी में, ऐसे केस में जो श्रेणी होती है वो हमारी जीपी होती है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, यानी कि मेरे भाई गुणोत्तर श्रेणी होती है। फिर मैंने वहां आप लोगों को चार फॉर्मूले लिखवाए थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर कोई जीपी आप लोगों को दी हुई है और आपसे एनवा पद पूछा जाता है, वो एनवा पद कोई सा भी हो सकता है, तो टीएन का जो फॉर्मूला होगा वो ए आर टू द पावर एन माइनस वन होगा। आर क्या है? कॉमन रेशियो है। ए क्या है? ए प्रथम पद है। एन क्या है? पदों की संख्या है। फिर मैंने आपसे कहा था योग के फॉर्मूले जो होते हैं वो दो होते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में दी हुई है तो निश्चित ही तौर पर आर की वैल्यू जो आएगी वो एक से बड़ी आएगी। अगर श्रेणी घटते हुए क्रम है में है तो निश्चित ही तौर पर आर की वैल्यू जो आएगी वो एक से छोटी आएगी। अगर आर एक से छोटा आता है तो एन पदों का योग ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर होता है। लेकिन अगर आर एक से बड़ा होता है तो योग का फॉर्मूला ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी जीपी की श्रेणी में अनंत पद दिए हुए हैं, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इनफाइनाइट टर्म्स दी हुई हैं, तो उस केस में योग का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई ए अपॉन वन माइनस आर होता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि भैया इतनी बातों में कोई दिक्कत समस्या नहीं है, आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। सर, कंट्रोवर्सी में मजा आ रहा है पर आप बिल्कुल अलग हैं। लव यू। अरे कंट्रोवर्सी का मजा लीजिए, है ना? कंट्रोवर्सी का मजा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को भी जब ही कंट्रोवर्सी करनी होती है। खैर, कंट्रोवर्सी भी कोई बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, खैर क्या बोलना दूसरों के मामलों में, वो अपने मामले खुद सुलझाने में माहिर हैं और जैसा जिसको सही लगे वो वैसा करे। बाकी आप अपना नुकसान मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि अगले की वीडियो का इंतजार ही करते रहें, एक बार वो वीडियो बना दे तो दूसरे की वीडियो का इंतजार करते रहें, और वो वीडियो बना दे तो तीसरे की वीडियो का इंतजार करते रहें। आप अपने आप को, अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीजों पर काम करिए। फालतू की चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं भी कल को फालतू की चीजें करता हूं तो मेरे साथ भी उलझने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है? भविष्य मेरा है, सब कुछ मेरा है, नुकसान मेरा है, फायदा मेरा है। अब भविष्य मेरा है तो मैं जैसा चाहूं उसे जिस तरफ चाहूं उस तरफ ढाल सकता हूं। ठीक है? बस मैं इतना ही कहूंगा। खैर छोड़िए, हमें इनसे क्या लेना देना, हम मुद्दे पर आते हैं।
मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ना दो चीजें पूछना चाह रहा हूं। आप कहेंगे जी कौन सी दो चीजें? मैंने आपसे कहा कि ये दो टर्म है, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि ये दोनों जो टर्म है वो एपी में है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये दोनों जो टर्म है वो एपी में है, एपी में है मेरे भाई। और इनके बीच में एक टर्म है एक्स, इनके बीच में एक टर्म है एक्स। ये तीनों की तीनों एपी में है। तो मैं आपसे x की वैल्यू पूछना चाह रहा हूं। x इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन व्हेन टू नंबर्स इज गिवन। जब दो संख्याएं आप लोगों को दी हुई हों तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, उनका समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। थोड़ा सा समझ में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर उसने ये कहा है कि श्रेणी जो है वो एपी में है, तो एपी में कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। अगर मैं दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा तो वही आएगा जो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर आएगा। क्या कॉमन डिफरेंस जो रहेगा वो बराबर रहेगा? अगर मैं आपसे कहूं ये माइनस एक्स से इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और ये माइनस का ए है, उधर जाके प्लस का ए हो जाएगा, और ये इधर ए प्लस बी हो जाएगा। यहां से दो हटेगा, यहां दो डिवाइड में हो जाएगा। बस यही होता है दो संख्याओं का समांतर माध्य। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी, दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या आएगी? सर जी कुछ टीचर्स की बुक में 400 क्वेश्चन है, और सर जी अपनी बुक में 56 क्वेश्चन है। कुछ बोल दीजिए किस में 56 क्वेश्चन है, किस में 56 क्वेश्चन है? अगर मैथ्स का दिव्यास्त्र देखोगे, सिलेक्शन का दिव्यास्त्र देखोगे, तो उसमें 350 क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में बनाए हैं। ये बुक मैंने वो बुक बनाई है जो एग्जाम ओरिएंटेड यूपीएसआई को टारगेट करेगी। प्रैक्टिस के लिए सिलेक्शन का दिव्यास्त्र आपके पास है, लेकिन उसमें सारा यूपीएसआई का कंटेंट नहीं है। इसमें सारा यूपीएसआई का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जितने क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और मैंने इसमें फालतू क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, मैंने इसमें एक एक जैसे 5-5 क्वेश्चंस नहीं रखे हैं मेरे भाई। मैंने हर एक चीज इसके अंदर रखी है जो पूछे जाने लायक है या जो पूछी गई है। बहुत सोच के साथ मैंने बहुत अच्छी सोच के साथ मैंने इस बुक को जो है वो तैयार किया है। बाकी आपके पास दोनों बुक हैं, दोनों बुकों से मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। और यूपीएसआई में क्या पूछा गया है वो सेकंड बुक आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएगी। आप उसे जनरल बुक मान के चलिए जो सिलेक्शन का दिव्यास्त्र है। और मैथ का दिव्यास्त्र जो है ये यूपीएसआई को टारगेट करने वाली बुक है। खैर छोड़िए, अब प्लीज फालतू की चीजों में मुझे मत उलझाइएगा। अब मुझे पढ़ाने पे थोड़ा सा ध्यान दे लेने दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, और इनके बीच का अर्थमेटिक मीन आप लोगों से पूछा है, एएम आप लोगों से पूछा है, अर्थमेटिक मीन आप लोगों से पूछा है, समांतर माध्य आप लोगों से पूछा है, समांतर माध्य आप लोगों से पूछा है, अर्थमेटिक मीन आप लोगों से पूछा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आप ये करेंगे कि भैया जी दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। यही क्या हो जाएगा? यही इसका समांतर माध्य हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि भैया जी दो संख्याएं हैं ए और बी, और मैं इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूं, मैं इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूं। इस बार ये जो है ये जीपी में है, मैं इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूं, यानी इसके बीच की जो है वो मैं संख्या निकालना चाहता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि भैया अगर ये श्रेणी जीपी में है तो इनका कॉमन रेशो जो होगा वो समान होगा। यानी कि अगर आप दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा जो तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करने पर आता है। यानी कि मेरे भाई x की गुणा x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a की गुणा b में करेंगे ए बी हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। यही दो संख्याओं का ज्योमेट्रिक मीन होता है। जब मैं आप लोगों को रेशो पढ़ाऊंगा तो रेशो में एक मध्यानुपात बताऊंगा, मीन प्रोपोर्शनल बताऊंगा। मीन प्रोपोर्शनल होता है दो संख्याओं का गुणनफल का अंडर रूट ही मीन प्रोपोर्शनल होता है। यहां भी दोनों संख्याओं की गुणा करके अंडर रूट निकाल देंगे तो आपके सामने ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा, आपके सामने ज्योमेट्रिकल मीन आ जाएगा।
ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा, जीएम आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। यानी जिसे हम लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य, जिसे हम लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य, हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग गुणोत्तर माध्य कहते हैं। अब ये जिक्र जो किया था मैंने, दो संख्याओं का जिक्र किया था। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भैया अगर संख्याएं दो से ज्यादा रही तो क्या करेंगे? तो अर्थमेटिक मीन में कुछ नहीं करेंगे, जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन सबको जोड़ के जितनी संख्याएं दी हैं उससे डिवाइड कर देना। यहां दो संख्याएं थी इसलिए दो से डिवाइड किया है, अगर तीन संख्याएं हैं तो तीन से डिवाइड कर देना। जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उससे मेरे प्यारे दोस्त आप लोग डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी आ गई। जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे होते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आपके पास संख्याएं हैं x1, x2, x3, x4 और ऐसे ही आपको संख्याएं दी गई हैं और आपसे कहा है इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, इसका गुणोत्तर माध्य निकालिए। तो ज्योमेट्रिक मीन ये कहता है कि जितनी भी संख्याएं हैं उन सबकी गुणा कर दीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं उन सबकी गुणा कर दीजिए और जितनी संख्याएं दी हैं, मान लीजिए n संख्याएं हैं, उसका पावर 1/n निकाल दीजिए, उसकी पावर 1/n निकाल दीजिए। यहां वेरीफाई करिए, यहां दो संख्याएं थी, दोनों की गुणा कर दीजिए और दो संख्याएं हैं तो इसका 1/2 निकाल दीजिए। और पावर का 1/2 होना मतलब अंडर रूट होना होता है। अगर तीन संख्याएं हैं तो पावर 1/3 लिख दीजिए, उसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। अगर चार संख्याएं हैं तो पावर 1/4 रख दीजिए, चारों की गुणा करके पावर 1/4 रख दीजिए। अगर पांच संख्याएं हैं तो पांचों की गुणा करके पावर 1/5 रख दीजिए। अगर n संख्याएं हैं तो पावर सबकी गुणा करके पावर 1/n जो है वो आप लोग रख दीजिए। ठीक है, ये बातें समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एएम और जीएम में रिलेशन क्या होता है, थोड़ी देर बाद आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि एएम कैसे निकलता है और जीएम कैसे निकलता है। गुस्सा बहुत जल्दी होते हो आप लोग। सर मैं इतनी देर से पूछ रहा हूं कि इस बुक से एसएससी जीडी हो जाएगा, पर अब बात ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे। बताइए एसी नहीं है क्या उधर? हाँ इधर एसी नहीं है, इधर एसी नहीं है बिल्कुल। एक्चुअल में घर में थोड़ा सा काम चल रहा है और अगर मैं बात करूं तो घर बन रहा है, प्रॉपर वे में बन रहा है, तो उस वजह से जो है अभी काम प्रोसेसिंग में है। तो ये काम चलाओ स्टूडियो बनाया है जो भी पिछले 5-7 दिन के अंदर ही बना है। यहाँ आप ये समझेंगे जुगाड़बाजी की हुई है, ट्यूबलाइट भी उस स्थिति में लटकी हुई है कि आप मतलब देख के हंसेंगे। बहुत जल्दी चीजें सही होने वाली हैं, बहुत जल्दी एक प्रॉपर स्टूडियो बनने वाला है। अभी यहाँ गर्मी का जुगाड़ है, मतलब एसी वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था, ये रहा क्वेश्चन मेरे भाई। आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। माता जी ठीक है, माता जी ठीक है, मतलब ठीक ठीक होता है लेकिन जैसे पहले थी ऐसे ठीक है ना? आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी? कितने बच्चों ने, हाँ कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी मेरे भाई? अच्छा मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। उस गुणोत्तर श्रेणी के 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका सर्वानुपात 24 है। यानी आर की वैल्यू क्या दी हुई है? सर्वानुपात मतलब आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 24 दी हुई है। वो हमसे पूछना क्या चाहता है? वो हमसे पूछना चाहता है 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात आपसे पूछना चाहता है। 39वें पद और 37वें पद के बीच अनुपात आपसे पूछा जाता है। तो मेरे भाई 39वां पद होता है ए आर टू द पावर n-1। n क्या है? 39, 39 में से एक जाएगा 38, ये हो जाएगा 39वां पद। ए आर टू द पावर n-1, n है 37, 37 में से एक जाएगा 36 आएगा, ए से ए कट जाएगा, ये 36 है, ऊपर जाएगा आर आर है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 38 में से 36 जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि
इन दोनों टर्म्स का रेशो जो है वो r²/1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी है, 24 है, 24 का स्क्वायर यहां पे हम लोग कर देंगे और नीचे बटे में 1 लिख देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, 576/1 हो जाएगा। अगर मुझसे दोनों का रेशो पूछा जाता है तो मुझसे दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 576/1 हो जाएगा। 576/1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आप लोगों बेटा इससे 2026 में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं यूजर, 2026 में क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि भैया जी इसमें रेशो निकालना था तो हम यहां रेशो निकाल चुके हैं। केवल 4 फॉर्मूले हैं, केवल 4 फॉर्मूले हैं, उन 4 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर हो जाएगा। अगर मैं यहां से पूछूं कि ये यार 38 कैसे आया, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, तो टीएन की वैल्यू जो होती है, टीएन का फॉर्मूला जो होता है वो AR⁻n-1 होता है। अब आप T39 निकालना चाहते हैं, यानी n की वैल्यू 39 लेना चाहते हैं, तो 39 में से 1 जाएगा, 38 बचेगा। थोड़ा सा आप लोगों को ना चीजें घर जाके पढ़नी है, घर जाके समझनी है, तब अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब जो है हम लोग जो है वो किसकी तरफ चल रहे हैं, बेटा 24 कहां से आया। अब मैं मूर्ख प्राणी, ये क्या दिया हुआ है इतने बड़े बड़े अक्षरों में, ये इतने बड़े बड़े अक्षरों में क्या दिया हुआ है, कौन सा ये 24 कहां से, अंकित यादव क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लिया करो क्वेश्चन को मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़े। तो अब हम लोग जो है वो टाइप 2 की तरफ चल रहे हैं, और टाइप 2 कोई अलग टाइप नहीं है। भाई यार कैसे कैसे बच्चे हैं इस बैच के अंदर, आप खुद से ऐसे करते हो या जानते इतना हो। आप मुझसे पूछ रहे हो ये R² कैसे आया। अगर बेस सेम है, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, और अगर डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके घट जाएगी, 38 में से 36 जाएगा तो केवल 2 बचेगा, नीचे 1 बचेगा मेरे भाई। उन्हीं चारों फॉर्मूले का सारा खेल है, जो चारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ के आए हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, दी गई श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अब मुझे नहीं पता कि श्रेणी मेरी किस में है, एपी में है, जीपी में है, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। तो आपने कहा दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करता हूं 2 आता है, तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करता हूं 2 आता है, चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड करता हूं 2 आता है, पांचवें पद को चौथे पद से डिवाइड करता हूं 2 आता है। यानी कि कॉमन रेशो जो है वो मेरे प्यारे दोस्त, कॉमन रेशो जो है वो बराबर आ रहा है। अगर ये कॉमन रेशो बराबर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये श्रेणी जो दी गई है ये जीपी की श्रेणी दी गई है। अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा है और वो आपसे योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त 1 से बड़े के लिए फॉर्मूला मैंने कल बताया था, जहां फॉर्मूले लिखे हैं वहां देखिए, क्या मैंने ये 1 से बड़े के लिए फॉर्मूला लिखवाया था, क्या मैंने ये 1 से बड़े के लिए फॉर्मूला लिखवाया था। तो आप कहेंगे प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 7 है, कॉमन रेशो क्या है, 2 है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, एन की वैल्यू 7 है, -1, आर की वैल्यू 2 है, 2 -1, ये तो खत्म हो गया। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, और 128 में से 1 जाएगा, 127 बचेगा, और यहां पहले से ही 7 है। 7 7 49 को 9 हासिल 4, एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे 9 है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आर की वैल्यू को देखा, आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो मैं योग का इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। यहीं पर आर 1 से छोटा होता तो मैं A1-R⁻n/1 का यूज कर रहा होता, यूज कर रहा होता, ठीक है।
ठीक है भाई साहब, यहां तक की चीजें क्लियर है? सर मेरी वाइफ कह रही है सुपर टेट में मैथ्स आप पढ़ा दीजिए। आप पढ़ा दीजिए सुपर टेट का, तो आप पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में मुझे ना टाइम की थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे साथ ना थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, टाइम का इशू है, नहीं तो मैं पढ़ा देता। वैसे जो भी पढ़ाएंगे, चाहे वो आरिफ सर पढ़ाएं, आरिफ सर ही पढ़ाएंगे, बड़ा जबरदस्त पढ़ाते हैं। बताइए 127 कहां से आया बेटा? 2 की पावर 7 128 होता है, और 128 में से एक जाएगा, 127 आएगा। चलिए फटाफट बताइए। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? दी गई श्रेणी का योग याद करिए। जब आपने दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड किया तो 5 आया, तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड किया तो 5 आया, चौथे पद को तीसरे पद से डिवाइड किया तो 5 आया। यानी रेशो जो है वो समान आ रहा है। अगर रेशो समान आ रहा है तो ये श्रेणी जो है वो जीपी में आप लोगों को दी गई है। वो आपसे इन सब का योग पूछना चाह रहा है। वैसे तो आप डायरेक्ट योग भी कर सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आर एक से बड़ा है तो मेरे भाई फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला। अगर आर एक से बड़ा है तो फॉर्मूला लग जाएगा दोस्त ये वाला। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, प्रथम पद क्या है? 5 है। अगर आर की बात करूं तो मेरे भाई वो 5 है। 5 की पावर n कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6। 5 की पावर 6 -1 अपोन में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? अपोन में हो जाएगा 5 - 1 4 हो जाएगा। 5 - 1 4 हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां 5 है ही, 5 की पावर 6 क्या होता है? 5 की पावर 6 ये होता है आखिरी टर्म। पिछले वाले में देखिए 7 की पावर हमने क्या लिखा था यहां? अच्छा ए लगाया था। अगर मैं 5 की पावर देखूं तो 6, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, 5 की पावर 4 625 होता है, 5 की पावर 5 3125 होता है, और 5 की पावर 6 15,625 होता है। जब 15,625 में से एक जाएगा तो 15,624 बचेगा। और नीचे क्या है मेरे भाई? 4 है। 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 होगा, 3 बचेंगे, 4 नाम 36 होगा, 4 छिंग 24 होगा। जब इसकी गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 को जीरो हासिल लगे 3, 5 0 0 और 3 3 हो जाएगा। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 5 तिया 15 4 19 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब 19,530 होगा। क्वेश्चन का जवाब जो है वो 19,530 होगा। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई समस्या आने वाली है। ठीक है भाई, तो योग के फॉर्मूले की जब बात होती है तो योग के फॉर्मूले, हाँ इतनी देर में तो प्लस कर लेते, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा होती, नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा होती तो कैसे प्लस करते? नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी ज्यादा होती तो आप कैसे प्लस करते? तो इसलिए फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा मैं आपसे कहूं, जब भी योग का जिक्र आए ना, जब भी योग का जिक्र आए, आपके दिमाग में एकदम से 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। जीपी के अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं। जीपी के अंदर 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, और तीसरा फॉर्मूला जो है वो ये होता है। ये तो बिल्कुल सेपरेट केस में जब अनंत पद होंगे तब ही लगेगा। ये तब लगेगा जब आर एक से बड़ा होगा, और ये तब लगेगा जब आर एक से छोटा होगा। ठीक है, बस आपको आर को देख के फॉर्मूला लिख देना है मेरे भाई। भैया जी ये 19,530 कैसे आया? ये वाला बेटा 4 से इसको काट दिया 3906 बार, 3906 की 5 में गुणा करेंगे तो 19,530 आ जाएगा।
ऑफर अभी मुश्किल आएगा, आएगा तो मैं देख लूंगा। ऑफर अभी मुश्किल आएगा, आएगा तो मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल क्या होगा। कितनी क्लास होंगी, अभी कल लास्ट क्लास होगी। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। उसने क्या कहा है, हाँ, उसने ये कहा है गुणोत्तर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात करिए, यानी वो S4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब R एक से बड़ा है या R एक से छोटा है, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां से आपको पता चलता है R एक से बड़ा है। R एक से बड़ा है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, R एक से बड़ा है तो मैं बार बार लिख रहा हूं फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। ए क्या है, प्रथम पद है 21 है। आर क्या निकल के आया है, 2 निकल के आया है। कितने पदों का योग, 4 पदों का योग। अपॉन में R-1, R 2 निकल के आया है, 2-1 हो जाएगा। ठीक है, ये 21 दिया हुआ है आप लोगों को। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा। 15 ही कम 15 को 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएंगे। तो योग कितना आ जाएगा 4 पदों का, तो आप कहेंगे 315 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 4 पदों का, तो आप कहेंगे 315 हो जाएगा। क्या इतनी बात में किसी को कोई समस्या, तो आप कहेंगे कोई समस्या नहीं है। बताइए नेक्स्ट। भैया जी जिसके पास पुरानी दिव्यास्त्र है तो क्या न्यू लेनी पड़ेगी, मर्जी है आप लोगों की। नहीं लेंगे और कहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कोई फाइल पड़ी हुई है तो बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप यूपीएसआई को टारगेट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर की बुक हमें हमारी टेबल पर चाहिए, तो मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम आपके पास ये फिर आपके टेबल पे होनी चाहिए। या तो फिर आप लोग जो है उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, या तो प्रीवियस ईयर की जो फाइल है उनके प्रिंट आउट निकाल के रख दीजिए, फिर इस बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, जो कि चाहिए, ये जरूरी है, तो फिर ये आपकी टेबल पे होनी चाहिए। फटाफट बताइए, जीपी के बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर होगा। तो जीपी के बाद जो होगा वो हमारा एचसीएफ एलसीएम होगा। प्रथम 5 पदों का योग पूछ रहा है, S5 की वैल्यू पूछ रहा है। ए, यहां देखेंगे कॉमन रेशियो, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करेंगे तो R 1 से बड़ा आएगा। R 1 से बड़ा आएगा तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, R 1 से बड़ा आएगा तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अच्छा, मैं आपसे कहूं पहला पद क्या है, तो आप कहेंगे 2 है। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, तो दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड कर रहे हैं, 3 आ रहा है। 5 पदों का योग निकालना है, n की वैल्यू 5 है मेरे भाई, और यहां 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 2 से 2, 3 की पावर 5 243 होता है, 243 में से 1 जाएगा तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 242 हो जाएगा। 3 की पावर 5 243 होता है और 243 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना बचेगा, 242 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। भैया जी अब आपकी बुक पर ऑफर नहीं आएगा तो अग्रवाल की बुक ले लें यूपीएसआई के लिए, मर्जी है भाई आपकी, मर्जी है। मैं मना करूंगा तो आप कहेंगे अपनी बुक के लिए कह रहे हैं, और मैं हाँ कहूंगा तो जी आप तो अपनी बुक का प्रचार कर रहे हैं।
तो इस बच्चे का कोई मोल नहीं है, ये बच्चा कुछ भी बोलता है, ये बच्चा कुछ भी बोलता है। जैसे मैंने कहा घर घर बन रहा है, तो एक ने कहा दत्त जी घर बना रहे हो आप, तो भाई आप कमा के आप नहीं बनाओगे घर, आप पढ़ क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाओगे? शौक पूरा करने के लिए। जिसका घर नहीं होगा उससे घर बनाएगा वो, है ना? आप भी तो वही काम करोगे। तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं? मैं क्यों इतना संघर्ष कर रहा हूं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाऊंगा तो अपनी जरूरतें पूरी करूंगा या नहीं करूंगा? तो फिर आपको इसमें क्या हर्ज होता है? मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, बच्चों का पैसा कमा कमा के आप ये कर रहे हो। भाई बच्चों का पैसा, बच्चों के साथ मेहनत भी तो कर रहे हैं। एक बच्चे के पास से 500 रुपए जा रहे हैं, 499 रुपए जा रहे हैं। और जब तक यूपीएसआई का एग्जाम होगा उसे 3-4 बैच मिलेंगे 500 रुपए में। मात्र एक क्लास के उसे ढंग से 1 रुपया भी नहीं देना पड़ रहा है। आप मतलब थोड़ा सा अपने अंदर ना मैच्योरिटी लाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे लिए या मतलब आप किसी के लिए भी ऐसा क्यों करते हैं? आप भी तो वही करने वाले हैं। आप भी तो दरोगा बनने वाले हैं। दरोगा की चाहत मन में क्यों आई? हाँ? दरोगा ऐसे ही थोड़ी फ्री सेवा करने के लिए कर रहे हैं। परिवार है, फैमिली है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब कोई तो है आपके पास भी। तो उन सबके लिए आपका खुद का भी जीवन है। तो खुद मतलब कमा क्यों रहा है व्यक्ति? जिससे कि उसकी जरूरतें पूरी हो सके। ठीक है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ने कहा है यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जो है वो 12 है। पहला पद जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? तो आप कहेंगे वो 12 दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, और सर्वानुपात जो है वो 4 है। आर की वैल्यू जो है वो 4 दी गई है। तो इसके 4 पदों का योगफल क्या होगा? 4 पदों का योगफल। तो एसएन का फॉर्मूला, जब आर एक से बड़ा है तो डायरेक्ट आप एसएन का फॉर्मूला एक से बड़ा वाला लगा देंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आर एक से बड़ा है तो क्या फॉर्मूला ये लग जाएगा आप लोगों के सामने। बस हो गया क्वेश्चन बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त, ए की वैल्यू कितनी है? 12 है। आर टू द पावर एन, 4 की पावर, कितने पदों का योग है? 4 पदों का योग है। आर की वैल्यू 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, 3 से काटेंगे 4 बार। 4 की पावर 4, 256 में से एक जाएगा, 255 बचेगा। और 255 की गुणा जब हम 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 1020। 1020। अभी नहीं पढ़ा रहा हूं 12:30 तक। मैं पढ़ा दूंगा जब मुझे लगेगा कि अब पढ़ाना चाहिए, तब पढ़ा दूंगा। ठीक है। थोड़ा सा सच्चाई में जीना है। थोड़ा सा सच्चाई में जीना है ना? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, उस चीज को आप थोड़ा सा समझना। इस चीज को थोड़ा सा सोचिए। इस चीज को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचिए। आर बराबर 1 रहेगा तब। आर बराबर 1 रहेगा तो आप खुद बना के देखो, आर 1 कब आएगा? जब सारे पद एक जैसे होंगे। दो 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 दो, आर बराबर 1 हो जाएगा, है ना? तो उस केस में तो जितने पद हैं उतने की गुणा कर दो बस। उसमें उसमें वो जीपी में लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। बताइए। सर आपकी साली है क्या? आ जाओ। मेरी साली की मतलब ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बड़ी है साली। अब बता भाई कौन है? दीपक। बता। अभी नालायक। चलो। अच्छा, 255 कहां से आया बेटा? देखो, 4 की पावर 4 256 होता है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। 256 में से एक जाएगा, 255 बचेगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पहले ये बताओ, पहले ये बताओ, हाँ, पहले ये बताओ कि आपको क्या ये श्रेणी एपी में लग रही है? आपको क्या ये श्रेणी एपी में लग रही है? एक बार डिवाइड करके देखना, एक बार डिवाइड करके देखना, दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, लेकिन जब तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करते हैं तो 11 नहीं आता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त, अभी तो ये श्रेणी जो है, अभी तो ये श्रेणी जो है वो जीपी में नहीं दी गई है। अगर ये श्रेणी जीपी में नहीं दी गई है तो एपी में दी गई है क्या? तो आपने घटा के देखा, 77 में से 7 जाएगा, 70 बचेगा। 777 में से 77 जाएगा तो 70 नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ना तो श्रेणी एपी में है, ना श्रेणी जीपी में है। जब भी यहां ऐसा क्वेश्चन आए, यहां 7 दिया हो, फिर 7 2 बार, फिर 7 3 बार, फिर 7 4 बार, या फिर यहां 6 दिया हो, 6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, आगे ऐसे ही बढ़ता चले जाए, या फिर यहां 5 एक जैसी टर्म दी गई हो, चाहे वो कोई सी भी दी गई हो, तो उस केस में क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है उसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। अगर मैं इस श्रेणी के अंदर से 7 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 11 बचेगा। यहां क्या बचेगा? 111 बचेगा। और यहां क्या बचेगा? 7 कॉमन ले लिया तो 1111 बचेगा। ऐसे ही 10 टर्म तक होता चला जाएगा। क्या ये श्रेणी एपी या जीपी में बनी? तो आप कहेंगे ना तो ये अभी एपी में बनी है, ना ये मेरे प्यारे दोस्त अभी जीपी में बनी है। अगर मैं इस संख्या को 9 से डिवाइड कर दूं और 9 से गुणा कर दूं, 9 की गुणा करिए, 9 एकम 9, 9 की गुणा यहां करेंगे 99 बन जाएगा। 9 की गुणा यहां करिए 999 बन जाएगा। और 9 की गुणा यहां करिए 4 बार 9 आ जाएगा, और ऐसे ही आगे 9 बढ़ता रहे। क्या अभी ये एपी में जीपी में है? तो आप कहेंगे अभी भी एपी और जीपी में नहीं है। अब बन जाएगी एपी और जीपी में मेरे प्यारे दोस्त। क्या मैं इस 9 को लिख सकता हूं 10 माइनस 1? क्या मैं इस 99 को लिख सकता हूं 100 माइनस 1? क्या मैं इस 999 को लिख सकता हूं 1000 माइनस 1? क्या इस 9999 को लिख सकता हूं 10,000 माइनस 1? और ऐसे ही चीजें आगे लिखता रहूंगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइएगा कि मेरे भाई यहां 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे लिखते चले जाइए मेरे भाई। ये जो -1 है, यहां भी -1 है, यहां भी -1 है, ऐसे ही 10 टर्म तक -1 लिखा हुआ है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, मुझे ना एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, मैंने 7/9 को ऐसे ही लिख दिया, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। क्या ये श्रेणी एपी में है? 100 को 10 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 10,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। यानी ये श्रेणी जीपी में बन चुकी है। और आर जो है वो 10 है, यानी 1 से बड़ा है, तो योग का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए, यानी कि 10, प्रथम पद तो 10 है। आर टू द पावर एन, आर की वैल्यू 10 है, और कितने टर्म्स तक है? 10 टर्म तक। एन की वैल्यू 10 है, -1, आर -1, 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा। यानी इतने पदों का योग जो है वो ये आ चुका है। इसमें से क्या, इसमें क्या घटा देंगे मेरे भाई? -1 10 बार जोड़ेंगे तो ये -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं 7/9 बाहर है, आपने क्या किया? भैया जी 10 यहां भी है, 10 यहां भी है, आपने 10 कॉमन ले लिया। ले लो भाई साहब 10 कॉमन, कोई बात नहीं, ये भी 10 चला गया, यहां 10 की जगह 1 बच गया। अब आप एक चीज समझिएगा, बस थोड़ी सी चीज समझिए, नो एलसीएम आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 10 की पावर 10 -1, और 9 एकम 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। हो गया।
तो ये आंसर हो जाएगा 70/9। 70/9, 10 की पावर 10 माइनस 10, एक 10 और कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा 10 की पावर 9, और यहां एक बचेगा और नीचे क्या है 9 पहले से दिया हुआ है। तो 700/81 10 की पावर 9 माइनस 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या एग्जाम में ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा? क्या एग्जाम में ऐसे ही हम लोगों को करना पड़ेगा? तो जब आप एक बार इस क्वेश्चन को खुद से कर लेंगे तो इस क्वेश्चन में ना तो आपको टाइम लगेगा, ना जीवन में कभी कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन के अंदर। मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोगों को फिर से बताता हूं मेरे भाई। मैं इस क्वेश्चन को करने का तरीका फिर से बताता हूं, है ना। ध्यान से समझना है आप लोगों को। पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, पल्ले नहीं पड़ा है, समझ में नहीं आया है, शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, ये सब अभी थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। शॉर्ट ट्रिक जो है, हाँ, शॉर्ट ट्रिक वहां जहां होंगी वहां आपको बताया जाएगा। सबसे आसान तरीका है कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, ऐसे तरीकों से नहीं करना है तो छोड़ दीजिए उस क्वेश्चन को, उससे बेहतर शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। अरे मेरे भाई, जब क्वेश्चन में दिया हुआ एन की फॉर्मेट में होता तो मैं इसे एन की वैल्यू 1 रख के भी कर सकता था, लेकिन एन की फॉर्मेट में क्वेश्चन है ही नहीं, अप टू 10 टर्म्स दिया हुआ है। अगर वो एक टर्म कहता तो मैं इस क्वेश्चन को ओरली आप लोगों को बता सकता था। अगर वो एक पद कह रहा होता तो फिर एन पद कह रहा होता तो मैं इसको ओरली आप लोगों को बता सकता था, लेकिन उसने नंबर ऑफ टर्म्स एन न बोल के कुछ दे दिए हैं। ऑप्शन अगर एन की फॉर्म में होता तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली बता देता। ठीक है, हाँ। अब देखिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए चलना। आपको दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, आप लोगों को दिया हुआ था और 10 टर्म तक आपसे योग पूछा है कि फाइंड द सम अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म का योग आप लोगों से पूछा है कि 10 टर्म का योग क्या होगा। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब मैंने इस श्रेणी को चेक किया, वो श्रेणी ना तो एपी में मिली ना जीपी में मिली। ना तो ये श्रेणी एपी में है ना ये श्रेणी जीपी में है। डिफरेंस भी बराबर नहीं आएगा, रेशो भी बराबर नहीं आएगा। अब मेरा दिमाग जो है वो घूम गया। अगर दिमाग घूम गया तो अब मैंने कोशिश करनी है इसको जीपी में बनाने की। अगर एक जैसी टर्म लिखी हुई है और हर टर्म एक एक बढ़ती जा रही है, पहले एक टर्म थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे केस में आप उस टर्म को कॉमन ले लो। आपने 7 कॉमन ले लिया, यहां 1 बचेगा, 7 कॉमन गया, यहां 11 बचेगा, यहां 7 कॉमन गया, 111 बचेगा, यहां से 7 कॉमन गया, 4 बार 1 आएगा और ऐसे ही आता चला जाएगा। अब आगे क्या करना है, कैसे भी करके आपको यहां 9 बनाना है, क्योंकि 9 से ही आप जीपी जो है वो बना पाओगे। आपने 9 से डिवाइड किया, 9 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, 9 की यहां, 9 की यहां, 9 की यहां, ये बन गया। ये जो है 10 माइनस 1 लिख दो, ये 100 माइनस 1 लिख दो, ये 1000 माइनस 1, ये 10,000 माइनस 1, और ऐसे ही लिखते चले जाओ। अब देखेंगे आप जीपी आपको बनती हुई नजर आएगी। 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस 10,000 माइनस 1, ऐसे ही 10 टर्म तक लिखी हुई है। जब आपने इसको एक तरफ ले दिया, 10 ले दिया, प्लस में 100 ले दिया, प्लस में 1000 ले दिया, प्लस में 10,000 ले दिया, ऐसे ही 10 टर्म तक ले दिए। यहां -1 बचा था, यहां -1, यहां -1 10 बार अलग बचा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, अगर 7/9 लिख दिया, ये श्रेणी जो है वो जीपी में है, 10, 100, 1000, 10,000, रेशो निकालोगे सबका 10 आएगा, तो ये श्रेणी जीपी में आएगी। और जीपी का फॉर्मूला ए क्या है, 10 है, आर टू द पावर एन, आर की वैल्यू 10 है, एन कितना है, 10 टर्म तक है, -1 अपॉन आर -1, आर है 10, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, माइनस 1 को जोड़ा 10 बार तो -10 आ गया। दोनों जगह से 10 कॉमन ले लिया बाहर,
यहां 10 की पावर 10 माइनस 1 बचेगा, नीचे 9 है। एलसीएम ले लेंगे तो यहां -9 आ जाएगा भाई, 9 एकम -9 आ जाएगा। तो आपने देखा फिर से 10 कॉमन ले लिया, 10 की पावर 10 है, -10 है, 10 कॉमन ले लिया बाहर तो 700/9 हो गया। एक 10 चला गया तो 10 की पावर 9 बचेगा। यहां -10 था, वो 10 बाहर कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। हो गया क्वेश्चन में भाई, हो गया मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अच्छा एक बात मुझे बताएंगे, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना है। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बस थोड़ा सा आपको सोच समझ के जवाब देना है। 10 की पावर 10 -10, 10 की पावर, देखिए अगर ये लिखा हुआ है 10 की पावर 10 -9 -1 10 हो जाएगा। अब मैंने 10 कॉमन ले लिया, एक 10 यहां से चला गया तो 10 की पावर 9 बचा, 10 यहां से चला गया, यही तो बचेगा, यही तो लिखा है। चलिए मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। बेटा ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा विनय कुमार, 9/10, 9/100, 9/1000, 9 कॉमन ले लो ना, 9 कॉमन ले लो, 1/10, 1/100, 1/1000, जीपी बन जाएगी, जीपी बन जाएगी, है ना। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 21 पदों का योग जो है, 21 पदों का योग जो है वो 23 पदों के योग के बराबर है। 21 पदों का योग जो है वो 23 पदों के योग के बराबर दिया हुआ है। 21 पदों का योग जो है वो 23 पदों के योग के बराबर दिया हुआ है। फटाफट मुझे बताइए, 21 पदों का योग जो है वो 23 पदों के योग के बराबर दिया। तो आप ऐसे समझिए कि 21 पद लिखे होंगे, यहां तक कुछ भी मिला के 21 पद लिखे होंगे। इनका योग जो है, 2 पद और होंगे, इनका योग जो है, ध्यान से समझना, इन 21 पदों का योग जो है पूरे के पूरे 23 पदों के योग के बराबर आना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब इन दोनों का सम जो है वो 0 आएगा। मान लीजिए 21 पदों का योग 100 बैठ रहा है, तो अगर 21 पदों का योग 100 बैठ रहा है तो 23 पदों का योग भी 100 होना चाहिए, तभी तो दोनों का बराबर होगा। 100 तब होगा जब इन दोनों को जोड़ के 0 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के 0 आना है तो अगर एक x है तो दूसरे को -x लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 0 आएगा। यानी कि अगर एक a है तो दूसरे को -a लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 0 आएगा। यानी कि जब ऐसे केस आप लोगों को दिया होता है तो ऐसे केस में इस वाले पद को इस वाले पद से डिवाइड करते हैं, तो ऐसे केस में कॉमन रेशो ऑलवेज -1 आता है। अगर आप लोगों से कभी यह कह दिया जाए कि 50 पदों का योग जो है वो 52 पदों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब इन दोनों पदों को जोड़ के 0 आ रहा होगा। और 0 तभी आएगा जब ये दोनों पद बराबर होंगे लेकिन अपोजिट साइन के होंगे। ये दोनों पद बराबर होंगे लेकिन अपोजिट साइन के होंगे मेरे प्यारे दोस्त, तभी तो दोनों को जोड़ के 0 आएगा। x होगा तो -x होगा, ये a होगा तो ये -a होगा, कॉमन रेशियो जो है वो -1 निकल के आएगा। तो बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी कि अगर आप लोगों को n पदों का योग जो है वो n+2 पदों के योग के बराबर दिया हुआ है, इन पदों का योग जो है इन पदों के योग के बराबर दिया हुआ है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों को जोड़ के 0 आएगा। और 0 तभी आएगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा और दोनों बराबर होंगे। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो r की वैल्यू ऑलवेज -1 आएगी। तो आज के बाद आप लोग कंक्लूड कर लीजिए
कि जब भी n पदों का योग जो है वो n+2 पदों के योग के बराबर दिया हुआ हो तो उस केस में ऑलवेज हमेशा r की वैल्यू जो होती है वो -1 के बराबर होती है। r की वैल्यू जो होती है वो -1 के बराबर होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 63 पदों का योग समान गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। यानी 63 पदों का योग जो है वो 61 पदों के योग के बराबर है। तो ऐसे केस में r जो रहेगा वो -1 रहेगा। उस गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद होता है AR। भाई पहला पद A होता है, दूसरा पद AR, तीसरा पद AR², चौथा पद AR3, पांचवा पद AR की पावर 4। ऐसे ही तो R की वैल्यू एक घटती चली जाती है। मतलब मैं 10वां पद पूछूं तो AR9 होगा, 8वां पद पूछूं तो AR7 होगा, छठा पद पूछूं तो AR5 होगा, दूसरा पद पूछूं तो AR1 होगा मेरे भाई। तो उसने दूसरा पद कितना दिया है? 653। तो R की वैल्यू -1 है तो A की वैल्यू -653 हो जाएगी। अब वो आपसे पूछ रहा है 50 पदों का योग कितना होगा। जब R 1 से छोटा होता है तो मेरे भाई फॉर्मूला जो लगाते हैं 1 - r⁴n अपॉन 1 - r लगाते हैं, यही तो लगाते हैं। A क्या है? A -653 है, 1 - r कितना है? -1 है। और कितने पद हैं? 50 पद हैं, n की वैल्यू 50 है, 1 - r की वैल्यू -1 है। ऐसे ही तो करोगे आप लोग। अब आप देखिए -1 की पावर इवन होती है तो ये +1 आता है। माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 की किसी में गुणा होती है तो आंसर क्या आ जाता है? 0 की किसी में गुणा होती है तो आंसर जो है वो 0 आ जाता है। 0 की किसी में गुणा होती है तो आंसर क्या आ जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। आज के बाद अगर आप लोगों को Tn पदों का योग जो है, Sn पदों का योग जो है वो n+2 पदों के योग के बराबर दिया हुआ हो तो आप ऑलवेज r की वैल्यू -1 रखेंगे। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आगे की दोनों वैल्यूज का साइन अपोजिट होगा और दोनों बराबर होंगी। तो r की वैल्यू क्या आएगी? -1 निकल के आएगी। बस -1 इस फॉर्मूले में रखना r की जगह। a की वैल्यू -653 है तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का जवाब 0 हो जाएगा। बेटा 653 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर 2 से अधिक हो जाए, वो 2 से अधिक नहीं देगा, है ना, फिर और कुछ तिकड़मबाजी वो आपसे फिट कराएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है? गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है तो r की वैल्यू -1 होगी। प्रथम 15 पदों का योग 1200 है, यानी कि S15 15 पदों का योग जो है वो 1200 दिया हुआ है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा योग का? A 1 - r⁴n अपॉन 1 - r। उस गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद क्या है? 21वां पद आपसे पूछना चाह रहा है तो 21वां पद हो जाएगा AR की पावर 20 हो जाएगा। हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, A की वैल्यू मुझे नहीं पता है, 1 - r की वैल्यू कितनी है? -1। और -1 कितने पदों का योग है? 15 पदों का योग है। 1 माइनस -1 जुड़ जाएंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1 और 1। देखिए r की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाए। अब आप यहां देखिए -1 की पावर ओड होती है, -1 आता है तो माइनस माइनस प्लस ये भी 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू 1200 हो जाएगी। अगर a की वैल्यू 1200 हो चुकी है तो 1200 लिख दीजिए। r की वैल्यू -1 है
और -1 की पावर इवन होती है तो +1 आता है। तो 21वां पद किसके बराबर आ जाएगा? 21वां पद 1200 के बराबर आ जाएगा। 21वां पद किसके बराबर आ जाएगा? 1200 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा भाई? 21वां पद जो है वो 1200 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 है, और टाइप 3 में भी बिल्कुल उन चारों फॉर्मूले का यूज होगा। बस यहां से क्वेश्चन की कल शुरुआत करेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, और समझ के चीजों को करेंगे तो मेरे भाई आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पॉजिटिव बात यह है एपी और जीपी के अंदर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, बहुत कम चीजों में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।